हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन? वो स्ट्रेट लाइन नहीं, 2D वाली नहीं। आज हम पढ़ेंगे 3D वाली स्ट्रेट लाइन। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, दो पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट वन, जो हमें स्ट्रेट लाइन में जो भी चीजों की जरूरत पड़ेगा पूरा 3D सिस्टम समझेंगे। 3 पॉइंट्स वाला डिस्टेंस निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, कैसे कैसे एंगल फाइंड करते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से उसका यूज करेंगे 3D में, वो आज हम बेसिक पहले यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है। उस ये पार्ट वन रहेगा हमारा। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन जैसे 3D में होती है वो सारी चीजें उस वाले लेक्चर में खत्म करेंगे। आज ये हमारा पहला लेक्चर इसमें है, इस स्ट्रेट लाइन का पहला लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे 3D स्ट्रेट लाइन। मतलब दो पार्ट में आएगा वीडियो। ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद आएगा कल सेकंड वीडियो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तुमको बताते हैं हम क्या पढ़ेंगे आज। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ये पहला हेडिंग पढ़ा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का, लेकिन उससे पहले हम तुमको बाकी चीजें भी बस समझा देते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। अपन को एक बात पता है कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहां पे मान लो तुम्हारे पास कोई एक पॉइंट है, इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जो अपन के पास एक और कोऑर्डिनेट एक्सिस आएगा, क्योंकि अपन को 3D में पढ़ना है, तो वहां पे एक और आ जाएगा अपने पास जिसको हम बोलेंगे जेड एक्सिस। ठीक है, ये तुम इसको ऐसे फील करना, ये ऐसे है, यानी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ये वाला जो डॉटेड लाइन है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक, ऐसे इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। अब मान ले रहे हैं यहां पे कोई एक पॉइंट होगा, उसको हमने बोल दिया पॉइंट पी। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब ध्यान सुनना, जैसे अपन ने 2D में पढ़ा था, तो 2D में क्या होता है, अगर कोई कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास है एक्स कॉमा वाई, तो 2D में इसका मतलब ये होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। शायद हमने उधर एक्सिस बोल दिया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जो x है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कहां से, क्योंकि एक्स वाई में तो दो ही थे, तो अपन को पता चल गया कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होगा तो वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होगा तो वो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, तीन है, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें तुमको भी देखनी पड़ सकती है। अब ये y है, ये x है, तो इसको तुम ना इस वाले प्लेन को बोलोगे एक्स वाई प्लेन। ठीक है, यहाँ पे y है, देखो ये किससे घिरा हुआ है, ये y है, और यहाँ पे देखो ये क्या है, z है, ये ऐसे। तो यहाँ पे एक आएगा x, ये y और ये वाला z, तो ये यहाँ पे आएगा एक yz प्लेन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स वाई प्लेन। फिर इधर आएगा वाई जेड प्लेन। अब इसको तुम देखोगे तो ये एक्स है और ये किसके, वाई से, तो यहाँ पे आएगा एक्स जेड प्लेन। ठीक है, ये ऐसे करके एक प्लेन आएगा ऐसे। अगर तुम्हारे पास एक पेज हो तो उसको, एक मिनट हम बताते हैं। कोई पेज मिल जाए यार हमको, पेज नहीं मिल रहा यार। चलो ठीक है, ऐसे समझाने की कोशिश करते। ये है एक, ऐसे मान लो एक पेज है तुम्हारे पास, तो ये जो ऐसे बनेगा ना, ये एक प्लेन बनेगा। ये प्लेन किससे किससे बन रहा है, एक तो एक्स एक्सिस से बन रहा है और एक जेड एक्सिस से बन रहा है, तो इसको बोलोगे एक्स जेड प्लेन, इसको बोलोगे वाई जेड प्लेन, और ये क्या है, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोशिश करी की है मैंने काफी। तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन। एक इधर पे आएगा ये, और इससे ये जो एक्सिस है ना, यानी ऐसे, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा जेड, ये जेड और ये वाई, तो वाई जेड प्लेन। फिर ये आएगा एक्स और ये जेड, ये वाला आएगा एक्स जेड प्लेन, यानी ऐसे होगा, प्लेन ऐसे होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट पी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, अगर इसका डिस्टेंस तुमसे पूछे केवल एक्स वाई प्लेन से, ठीक है, तो इसमें से जो गायब होगा, एक्स वाई है, अपने पास तीन कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई और जेड, इसमें हमसे एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस पूछ रहा, कौन सा गायब है, जेड। यानी इस पॉइंट पी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम
एक्स वाई प्लेन इज कितना, जेड होगा। जो गायब है तुम्हें वही आंसर करना है। अगर हम तुमसे पूछे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई जेड प्लेन, कौन गायब है, एक्स, तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, एक्स आंसर आ जाएगा। अगर हम तुमसे पूछे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, तो कौन गायब है, वाई गायब है, तो वाई कोऑर्डिनेट जितना होगा वो उसका डिस्टेंस आ जाएगा। अगर मान लो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव में दिया गया बेटा, तो उसको तुम मॉड लगा देना, यानी पॉजिटिव में ही आंसर लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये बात हमने सीख लिया कि किसी भी पॉइंट का किसी भी प्लेन से जो डिस्टेंस होगा वो उस कोऑर्डिनेट के बराबर होगा जो उसमें मिसिंग होगा। एक्स वाई से पूछा गया तो जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वाई जेड से पूछा गया है एक्स आ जाएगा, जेड वाई से पूछा गया है तो एक्स आ जाएगा। समझिए, ये हो गया प्लेन से डिस्टेंस। अब अगर तुमको मान लो चाहिए कि हमको प्लेन से नहीं चाहिए, ठीक है, अब तुमको यहां पे दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो एक्सिस से पूछ ले, ठीक है, पॉइंट यहीं पे है अपने पी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे पास एक पॉइंट है पी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब इसका तुम्हें डिस्टेंस पूछा जाएगा एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से। यानी जो पॉइंट पी है उसका डिस्टेंस तुमको बताना है एक्स एक्सिस से कितना होगा, फिर बताना है वाई एक्सिस से कितना होगा, और फिर बताना है जेड एक्सिस से कितना होगा। ठीक है, 3 डिस्टेंस तुमको कैलकुलेट करना है इस पॉइंट का। अब ध्यान से देखना बेटा, हमको पता है ये पॉइंट एक्चुअली यहां है नहीं, ये पॉइंट यहां पे कहीं है, ठीक है, या यहां पे हवा में होगा। तुमसे ये डिस्टेंस पूछा गया, एक्स एक्सिस ये आएगा, यानी ये डिस्टेंस पूछा गया है, और तुमको ये वाला डिस्टेंस पता है ना, ये जो डिस्टेंस है ये यहां से आता है, वो जेड के कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, ये वाला जेड कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और ये वाला देखो किसके बराबर होगा, ये वाई के बराबर होगा और ये जेड के बराबर होगा, और ये जो डिस्टेंस आएगा ना, ये एक ट्रायंगल बनाएगा जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ध्यान से देखना, ये ऐसे जाएगा, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन आएगा यहां से, तो ये 90 डिग्री बनेगा, और यहां से इसको तुम जोड़ोगे तो ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला, इसका ये हाइपोटेनस होगा। अगर ये हाइपोटेनस है, ये हमको पता चलेगा कितना है, जेड, हाइट कितनी है जेड, और ये कितना है y, तो ये कितना आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। छोटा सा हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश किए, एक ऐसे ट्रायंगल बनेगा, देखो यह तुम्हारा आएगा, ये y है, ये z है, ये तुमसे पूछा गया ये, तो देखो ये 90 डिग्री है, ये y है, ये z है, तो ये कितना आएगा रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको भी तुम ऐसे याद रख सकते हो, अगर x एक्सिस से पूछा गया है तो x को गायब कर दो, बाकी बचे हुए को स्क्वायर करके जोड़ दो। इसमें y से पूछा गया है, y वाले को गायब कर दो, जेड स्क्वायर। इसमें जेड से पूछा गया है तो जेड को गायब कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया, हमने 2 चीजें सीख ली। पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। पॉइंट पी, किसी एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस तुमसे पूछा गया है एक्स एक्सिस से, तो कितना आएगा रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई एक्सिस से कितना आएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड एक्सिस से कितना आएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम एक्सिस से पूछेंगे, सॉरी एक्स वाई प्लेन से पूछेंगे, तो वाई वाला गायब है, तो वाई आंसर आएगा, मॉड वाई भी बोल सकते हो। अगर वाई जेड से पूछेंगे तो मॉड एक्स आ जाएगा, यानी जो पी पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसी को मॉड लगा देंगे। एग्जांपल्स के तौर पे तुमको समझाते हैं। मान लो अपन को एक पॉइंट दिया गया है और उस पॉइंट का नाम है P, और जो कि है 3,2,4, ठीक, ये पॉइंट P है। अभी तक जो अपन ने सीखा है उसको हम अप्लाई करते हैं। तो इस पॉइंट P का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस बताना। एक्स वाई प्लेन में कौन गायब है, जेड, और जेड यहां पे कितना है 4, तो एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस आएगा इस पॉइंट का वो कितना आएगा 4। वैसे वाई जेड प्लेन से देखोगे तो कितना आ जाएगा 3, और अगर जेड एक्स से देखोगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमने प्लेन से देखा है। अब हम इसको एक्सिस से देखते हैं। मान लो तुमसे पूछा जाए कि एक्स एक्सिस से बताओ कितना आएगा डिस्टेंस, तो तुम्हें देखो एक्स है, एक्स को गायब करना है, बाकी जो बचे हुए 2 हैं उनको स्क्वायर करके जोड़ देना, 2 और 4।
2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी कितना आ जाएगा, √20 आ जाएगा। अगर y एक्सिस से पूछा जाता तो y एक्सिस से कितना आ जाएगा, √3 और +4 यानी 9 + 16 25 यानी 5 आ जाता। ठीक है, ये हमने दो चीजें सीखी। पहला, पॉइंट से डिस्टेंस का, पॉइंट से लाइन का सॉरी एक्सिस का डिस्टेंस, और उस पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस। ठीक है, दो चीजें अपन ने सीखी है इससे। इनको इसको चाहो तो शॉर्टकट में नोट्स बना के लिख लेना कि पॉइंट पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा, वाई एक्सिस से कितना होगा, और जेड। ये बहुत बेसिक है और बहुत जरूरत पड़ेगा अभी आगे चल के। अब आते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब तुम्हें मान लो डिस्टेंस निकालना दो पॉइंट के बीच का। अभी तक जो हमने बात किया है वो हमने एक पॉइंट का बात किया है एक्सिस से, और उसी पॉइंट का किसी एक प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। अब हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। तो जो P पॉइंट है वो है x1, y1, z1, और जो Q पॉइंट है वो है x2, y2 और z2। अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें तुम्हें लगाना है डिस्टेंस। डिस्टेंस फार्मूला से ये तुम्हें डिस्टेंस निकालना, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि जो पी क्यू डिस्टेंस होगा वो आएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, ये तुम्हारा डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। 3D में, 2D में जैसे होता है वैसे 3D में होगा। 2D में क्या होता था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये 3D में है तो एक टर्म और ऐड हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे आप, z2 - z1। चलो, अब एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं इससे रिलेटेड। अच्छा हाँ, अब किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा जाए तो, अगर मान लो पॉइंट P है, x1, y1 और z1, तुमसे डिस्टेंस पूछा गया है फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब ध्यान से देखो, ओरिजिन से जब पूछा जाएगा बेटा, तो जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है ना, इसको तुम 0 0 0 मान लो, या फिर जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है इसको तुम 0 0 0 मान लो। ठीक है, तो अब इनमें दोनों में से किसी को एक को 0 मानोगे, चलो x2 को मान ले रहे हैं क्योंकि x1 यहां लिख दिया है, इसको 0 मानोगे तो आएगा x0 - x1 का स्क्वायर यानी x1 स्क्वायर आ जाएगा, 0 - y1 का स्क्वायर यानी y1 स्क्वायर आ जाएगा, 0 - z1 का स्क्वायर यानी z1 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे जो डिस्टेंस आ जाएगा अपना वो √x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर और z1 स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इसको लिख लेना, नोट्स में बना लेना। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक होगा शायद ये। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसमें एक्चुअली कुछ डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, लेकिन जो पूछा गया है उसमें डिस्टेंस का काम पड़ेगा। बोला गया है द पॉइंट्स ए, बी एंड सी फॉर्म, मतलब तीन पॉइंट है ये तीनों पॉइंट मिलके कोई एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तुम्हें उस ट्रायंगल का नाम बताना है क्या है। एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए के जो कोऑर्डिनेट है 0, 7, 10, बी के कोऑर्डिनेट है -1, 6, 6 और -4, 9, 6। तीन पॉइंट्स दिए गए हैं। 2D में भी हम लोगों ने बचपन से किया है, 10th में भी किया है ना। सब सारे विद्यार्थियों को बात पता ही होगा कि डिस्टेंस फार्मूला से अपन को तीन डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पहला तुम्हें डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा ए बी, उसके बाद तुम निकाल लेना बी सी, और उसके बाद निकाल लेना ए सी या फिर सी ए। ये तीन डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद अपन को एक रिलेशन मिलेगा कुछ, जिससे हमको पता चल जाएगा कि ये जो पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में है, इक्विलर ट्रायंगल में है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में है, या फिर कोप्लेनर है। ठीक है, अब देखते हैं। पहले निकालते हैं ए बी। ए बी मतलब ये, तो इसको हमने मान लिया है x2, y2, z2, इसको मान लिया है x1, y1 और z1। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, x2 - x1, तो -1 - 0
का होल स्क्वायर, फिर 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, फिर 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, चलो अब यहां पे आ जाएगा 1, ये आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा कितना 1, यहां पे आ जाएगा फिर से 1, और यहां पे आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा ना, 16। तो ये लगभग रूट 18 आ जाएगा, लगभग क्या रूट 18 ही आ जाएगा, यानी एक डिस्टेंस जो ए बी है वो रूट 18 आ गया। अब निकालते हैं बीसी। बीसी जो डिस्टेंस होगा बी और सी, ये -4 -1, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको अब स्क्वायर रूट लगा के डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। माइनस, यहां से लिखते हैं -4 -1, यानी कितना आ जाएगा -3, और -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, फिर आएगा 9 माइनस 6, फिर से आएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, फिर आएगा 6, 6 माइनस 6 कितना आ गया 0, और ये कितना आ जाएगा फिर से रूट 18 आ गया। अब दो साइड बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है, इससे हमको ये तो पता चल गया कि नहीं, अभी तीनों निकालना पड़ेगा, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना, सी बी, ए सी निकाल लो, ए सी। चलो 0 माइनस ऑफ -4 यानी 4 हो जाएगा, 16 आ गया। 7 माइनस 9 -2 आएगा, -2 का स्क्वायर होगा 4, 10 और -6 फिर से आएगा 4, और फिर से हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 16 16 32, और 4 36, 36 का स्क्वायर रूट यानी कितना आ जाएगा 6। अब ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन पता है कब होता, स्ट्रेट लाइन पता है कब होता, इनमें किन्हीं दो का सम तीसरे के बराबर, ये तुमने कोलिनियरिटी में पढ़ा होगा, ठीक। अगर कोई पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, 3 पॉइंट्स तुमको दिए जाएगा, पॉइंट्स ए, पॉइंट्स बी और पॉइंट सी, और तुमसे बोलेगा कि प्रूव करो ये कोलिनियर है, तो तुम्हें करना क्या है, 3 डिस्टेंस निकालना है वहां से, ए बी, बी सी और सी ए। अब इन तीनों डिस्टेंस में से किन्हीं भी दो का सम अगर तीसरे के बराबर हो रहा, वो कोई भी दो हो सकते, ए बी बी सी हो सकता है, या सी ए प्लस बी सी बराबर ए बी आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। किन्हीं भी दो का सम तीसरे क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो हम मान लेंगे कि पॉइंट्स कैसे हैं कोलिनियर है। तो यहां पे ऐसा नहीं दिख रहा क्योंकि रूट 18 है, रूट 18 है और 6 है, तो अब बचा क्या, अब दो ऑप्शन जो अपने पास सही वाला हो सकता है वो ये हो सकता है एन आइसोसेलेस, नहीं नहीं गलत हो गया, आइसोसेलेस तो सही था, उसके बाद ये भी लिखा हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए, तो रूट 18 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 18, और फिर से रूट 18 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 18, 18 प्लस 18 36, सही है, और 6 का स्क्वायर 36, हाँ सही है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, एंड आइसोसेलेस एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, ये हमने सिंपल डिस्टेंस फार्मूले से इसको प्रूव किया है। चलो अब ये क्वेश्चन हो गया, ये डिस्टेंस से था। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं हम लोग, वो है इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, वो क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन। आपको पता है दो तरीके के डिवीजन होते हैं, ये है इंटरनल डिवीजन, और फिर ऐसा ही एक एक्सटर्नल डिवीजन होगा। ठीक है, उससे पहले हम तुमको थोड़ा सा 2D के बारे में बता देते हैं, ध्यान से देखना। यहां पे एक पॉइंट था, मान ले रहे हैं x1 और y1, यहां पे एक पॉइंट था x2 और y2, और यहां पे एक पॉइंट P था जो इसको m और n में डिवाइड करता था। तो तुम लोग देखना होगा 2D में आंसर क्या बताते हो, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। दूसरा क्या होता था, m इंटू y2 n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये तुम्हारा 2D में आंसर आता था। ठीक है, इसको हम रिलेट करने की कोशिश करते 3D से, बट यहां पे क्या है, अपने पास दो डिस्टेंस है, एक तो है x1 y1 z1 और एक है x2 y2 z2, और वो भी 3D में है। ये दो में थे और ये किस में है 3D में। और दूसरी बात क्या है,
इसको तुम वेक्टर फॉर्म में तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। यहाँ तो सिंपल हमने ऐसे लिख दिया, इसको तुम्हें वेक्टर फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। तो पहले भी इसको ऐसे ही बता दे रहे हैं। यहां पे कुछ नहीं करना बेटा, यहां पे mx2 आया, nx1 आया, यहां पे my2 आया है और ny1 आया है, और नीचे क्या आया है, इंटरनल डिवीजन है तो प्लस प्लस आया है। यहां पे तुम क्या करो, यहां पे mx2 nx1 जो भी लिखा था ये, इसको हम ना वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये लिखा है p, तो इसको तुम वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। तुम्हें वेक्टर फॉर्म में इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोल दे रहे हैं मान लो a, ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोल दे रहे हैं, a। यार पूरा हट जाएगा अभी तो, चलो हटा ही देते हैं, पूरा हट जा रहा है कोई दिक्कत नहीं। चलो एक पॉइंट है ए, पोजीशन वेक्टर है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। और दूसरा पॉइंट है बी, जिसको क्या लिखेंगे हम, x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। अब ए और बी यहां पे मान ले रहे हैं, ये जो पॉइंट है पोजीशन वेक्टर है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे वेक्टर ए, और यहां पे आएगा वेक्टर बी। अब वेक्टर ए के अंदर है ये सारे, ये पूरा चीज ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक वेक्टर और आएगा, ठीक है, जिसको हम आर बोल दे रहे हैं, ठीक, वो वेक्टर क्या है, आर। ये सब पोजीशन वेक्टर है, और ये इसको एम और एन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एम और एन में डिवाइड कर रहा है। तो वैसे इसमें भी करेंगे, बस इसमें वेक्टर है, वहां पे कोऑर्डिनेट था, यहाँ पे वेक्टर है, तो एम इंटू बी, एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर डिवाइड बाय कितना, एम प्लस एन। ये तुम्हारा आ जाएगा वेक्टर आर, ये भी पोजीशन वेक्टर होगा। तो ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है बेटा। ये कैसा डिवीजन होगा, ये इंटरनल डिवीजन होगा। अब इसी में एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है, वो हम सेकंड टॉपिक मान ले रहे हैं इसका। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, बस यहां पे जहां पे n आता है वहां पे तुम माइनस कर लो, यानी इसको क्या कर दो, माइनस n कर दो बस। क्वेश्चन तुमको दिखेगा कि भैया एक चीज है जो इसको 2 और 3 में डिवाइड कर रहा है, इंटरनल, तो 2 और 3, 2 इसको मान लो और 3 इसको मान लो। अगर तुमसे बोल रहा कि एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा, तो तुम उसको 2,2:-3 मान लो अब, और सेम इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। 2 और -3 रेशियो मान लो और इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा दो। वैसे अभी तो हम लिख दे रहे हैं, तो अगर ये इंटरनल डिवीजन होगा तो यहां माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एमबी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ये तुम्हारा कौन सा डिवीजन हो जाएगा बच्चा, ये एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। और ये हमने क्या कौन सा पढ़ा है, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो ये था अपना डिवीजन का फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको भी तुम्हें पढ़ना अथवा मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज है जो तुम्हें लिखना पड़ेगा, इसको तुम लोग लिख लो। बोला गया है कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, सम पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, देन द रेशियो विल बी 1,1। अब मिड पॉइंट है तो रेशियो बराबर होगा, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर मान लो x1, y1, z1, ये है पॉइंट P, और कहीं दूर है एक पॉइंट Q, x2, y2 और z2। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट आएगा ना, P और Q का मिड पॉइंट यहां पे आएगा मान लो, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। समझ गए क्या, ये आएगा तुम्हारा मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा। उसके बाद बोला गया सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल देन द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अगर एक ट्रायंगल है जिसका एक वर्टेक्स क्या है, x1, y1, z1, और एक वर्टेक्स है x2, y2, z2, और एक वर्टेक्स है x3, y3, z3, ठीक है। तो जो इसका सेंट्रॉइड आएगा,
सॉरी, हाँ सेंट्रॉइड आएगा वो 2D जैसा ही होगा। 2D में क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे एक और जुड़ जाएगा जो कि z वाला होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, और एक इसमें और जुड़ जाएगा यहाँ पे z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3। ये आ जाएगा सेंट्रॉइड। ठीक है बच्चा, चलो ये अभी हमने तुमको बताया ही था। डिवीजन कोऑर्डिनेट प्लेन, द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q इन द डिवाइडेड कोऑर्डिनेट प्लेन बाय एज फॉलोज। अब इसमें क्या है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, उनको जोड़ने वाला एक लाइन बनेगा। तो उस लाइन को YZ प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ZX प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करेगा, और XY प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करेगा। चाहो तो इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो, बट यहां पे क्या है, YZ है, ध्यान से देखो YZ है, यहां गायब कौन है, X वाला गायब है, तो यहां पे जो रेशियो आएगा वो माइनस x1 अपॉन x2 कर देना है। यानी जो पहला कोऑर्डिनेट तुम्हें दिया जाएगा उसका x1 और जो दूसरा पॉइंट दिया जाएगा उसका x2, x1 अपॉन x2 कर देना है और बाहर माइनस लगा देना है। फिर जेड एक्सप्लेन में कौन गायब है, जेड एक्सप्लेन में y गायब है, तो आंसर आएगा माइनस y1 अपॉन y2। फिर हम करते हैं एक्स वाई प्लेन में z गायब है, तो माइनस z1 अपॉन z2 आ जाएगा आंसर। माइनस z1 अपॉन z2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा सबको। चलो आगे बढ़ते हैं फिर से। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, अब आगे बढ़ते हैं हम इस वाले टॉपिक पे। ये क्वेश्चन है इसमें, और ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। बोला गया है फाइंड रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, 5, -7 एंड -2, 1, 8 इज डिवाइडेड बाय YZ प्लेन। अब YZ प्लेन है, इसमें से कौन सा गायब है, X वाला गायब है, यानी आंसर कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स पहले वाला x कोऑर्डिनेट कितना है 3 और दूसरा वाला x कोऑर्डिनेट कितना है -2, तो आंसर कितना आ जाएगा 3:2। अब ये प्लस आया है, प्लस साइन इसलिए आया है कि जो डिवीजन होगा वो इंटरनल डिवीजन होगा। अगर ये माइनस आ जाता, मान लो -3/2 आ गया, तो माइनस सिर्फ ये बताने के लिए आया है कि ये जो डिवीजन होगा वो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। लेकिन यहां माइनस नहीं आया है, प्लस आया है, तो इसका मतलब क्या है कि जो डिवीजन है वो इंटरनल है, और रेशियो कितना आएगा बेटा, 3:2 आएगा। रेशियो कितना आएगा, 3:2 रेशियो आएगा। अब इसको देखते हैं, फाइंड रेशियो इन विच द प्लेन x minus 2y plus 3z is equal to 17 divides the line joining the points -2, 4, 7 and 3, -5, 8। अब ध्यान से देखना, इस लाइन, ये जो लाइन है, इन दोनों पॉइंट को, पहला पॉइंट हम मान ले रहे P, वो है -2, 4, 7, कहीं दूर एक पॉइंट हम Q मान ले रहे हैं जिसका नाम है 3, -5, 8। ठीक है, अब इस लाइन को ना कुछ हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, ध्यान से देखना, ऐसे बना दिया कि भैया ये है x -2y 3z इज इक्वल टू 70, और हमने मान लिया है कि ये m और n में डिवाइड करा। चलो m और n नहीं मान ले रहे, लैम्डा मान ले रहे। ठीक, m और n भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लैम्डा और 1 भी मानते हैं, जब हमें रेशियो निकालना होता है तो हम लैम्डा और 1 में ही निकालते हैं, क्योंकि उससे हमें m और n दो चीजें कैलकुलेट करना नहीं पड़ता है, एक ही में काम हो जाता है। अब ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट और इस पॉइंट को कोई भी पॉइंट λ/1 में डिवाइड करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट तुमको लिखना आता है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट अभी हमने पीछे बताया हुआ है, m इंटू बी वेक्टर और n प्लस a वेक्टर, जैसे पीछे हमने लिखा था।
तो सबसे पहले तुम क्या करो बेटा, इसको ना वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, यानी इसको लिख दो -2i प्लस 4j और प्लस 7k। ये कन्वर्ट हो गया। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इसको लिख दोगे 3i -5j प्लस 8k। इसे इजीली आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म से जल्दी आ जाता, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता। अब देखो, हमको ये पता चल गया कि ये कुछ ऐसा है, और इस लाइन से ये जो लाइन है वो इस इन दोनों पॉइंट को लैम्डा और 1 में डिवाइड कर रहा। तो यहां पे जो पॉइंट आएगा ना, इन दो ये लाइन सेगमेंट पे ये जो पॉइंट आएगा, उसका कोऑर्डिनेट यानी उसका जो आर वेक्टर आएगा, वेक्टर आर, वो हमको पता है कितना आएगा। वो आएगा लैम्डा इंटू दिस वेक्टर 3i -5j प्लस 8k, और 1 इंटू ये वाला वेक्टर, ये वाला 1 इंटू ये, यानी कितना -2i प्लस 4j और प्लस 7k। ठीक है, ये और डिवाइड बाय कितना, लैम्डा प्लस 1। ये अपना आ गया आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां से तुम्हें करना क्या है, आर की वैल्यू यहां पे आ जाएगी, तो इसको तुम्हें लिखना है मल्टीप्लाई करके, आई वाले एक तरफ कर लेना, जे वाले एक तरफ कर लो और के वाले एक तरफ कर लो। आई वाले एक तरफ कर लो, जे वाले एक तरफ कर लो और के वाले एक तरफ कर लो। और जो भी आएगा, हम थोड़ा सा यहाँ पे समझा दे रहे हैं, आई करना है, आई कॉमन ले लेना यहां से, यहाँ पे कुछ आएगा, फिर जे लिख देना, फिर यहाँ पे कुछ आएगा, फिर के लिख देना, फिर यहाँ पे कुछ आएगा। अब जो यहाँ पे जो आ रहे हैं ना, ये ये जो आ रहे हैं ना, ये यहाँ ये चीज तुम्हें उठा के एक्स की जगह पर रख देना है। यहां पे जो कुछ आएगा उसको तुम्हें y की जगह पे रख देना है, और यहां जो कुछ आएगा उसको तुम्हें z की जगह पे रख देना है। तो इससे तुम्हें मिल जाएगा लैम्डा, यहां पे एक ही अननोन होगा लैम्डा, वो निकल के आ जाएगा। अब बाद में तुम्हें दिक्कत ना हो इसलिए पहले बता दे रहे हैं, अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आया तो तुम्हें वो इंटरनल डिवीजन का रेशियो मिलेगा, और अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आया तो एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट मिलेगा, रेशियो मिलेगा। ठीक है, अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो समझ लेना कि जो डिवीजन हो रहा है वो इंटरनल हो रहा है, और अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो समझ लेना कि जो डिवीजन हो रहा है वो एक्सटर्नल हो रहा है। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होगी, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो और आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूले तुम्हें लेकिन ऐसे ही यूज करना पड़ेगा, जो शॉर्टकट वाले हैं उनको रट लो, जो तुम्हें प्रॉपर सॉल्व करने हैं उसको तुम समझ लो। दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या पढ़ना है हमको। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, यानी डिसीज, इसको क्या पढ़ते हैं शॉर्टकट में, डिसीज। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, यानी एक लाइन होता है जिसे 2D में हम पढ़ते हैं, लाइन उस पे क्या होता है, एक स्लोप होता है ना, कि भैया एक्स एक्सिस से इतना एंगल बना रहा है, इसको इसमें हम tan ले लेंगे तो tan थीटा बन जाएगा, और वो tan थीटा हमको बताता है कि ये एंगल है, मतलब इस लाइन का डायरेक्शन है कि एक्स एक्सिस से हरदम इतना झुकाव के साथ ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, वो उसका स्लोप डायरेक्शन बताता है। ठीक है, 3D लाइन में क्या होता है, जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो 3D लाइन के लिए स्लोप जैसा होता है। जैसे 2D लाइन में स्लोप होता है, वैसे 3D लाइन में कोसाइंस होते हैं। ठीक है, स्लोप का काम करते हैं, यानी ये भी यही बताते हैं कि ये जो लाइन है एक्स वाई जेड से कितना एंगल बना के चलेगा ये, बस इतनी सी बात है। यानी जैसा स्लोप वैसा ही डायरेक्शन कोसाइंस, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों का काम यही है कि लाइन जो है वो कितना एंगल बना के एक्स वाई जेड एक्सिस से जा रही है, किधर भी जा रही है उससे मतलब नहीं। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे हमने बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमने बनाया है जेड एक्सिस, ये क्या बना दिया हमने, जेड एक्सिस बना दिया। अब देखो होगा क्या, मान ले रहे हैं यहां पे एक पॉइंट है P, इसको हमने ओरिजिन से मिला दिया। ठीक है, ये था एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस,
और ये है जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब देखो, अगर ये एंगल अल्फा बनाया, एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस से एंगल बीटा है और जेड एक्सिस से एंगल गामा है, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा उसको हम जनरली एल, एम और एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां से जो एल की वैल्यू निकल के आती है वो कॉस अल्फा, यानी ये एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन है। फिर एम की वैल्यू निकल के आती है कॉस बीटा, यानी ये वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन है। और एन की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है कॉस गामा। ये एल एम एन जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइंस मतलब इसको तुम्हें स्लोप जैसा काम कराना है इसके साथ, ठीक है। जैसे हमने 2D में स्लोप को पकड़ा था, वैसे ये 3D में स्लोप कहीं भी पूछा जाएगा या कहीं भी डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा तो तुरंत हमें किसके पास जाना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइंस के पास जाना पड़ेगा। अगर हमें इस 3D में कहीं पे भी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगा तो हमें कौन मदद करेगा, डायरेक्शन कोसाइन मदद करेगा। जैसा अपन को 2D में जब कभी हमको डायरेक्शन चाहिए होता था तो कौन मदद करता था, स्लोप मदद करता था। समझ गए बच्चा। अब देखो, एल की वैल्यू कॉस अल्फा है, एम की वैल्यू कॉस बीटा और एन की वैल्यू कॉस गामा है। ये कैसे आया हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है, क्यों उतना फालतू का टाइम बर्बाद करें, ठीक है। अब ये एल एम एन ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। और इसमें एक खास बात ये भी होती है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इन तीनों का सम कितना होगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अगर हम एल की वैल्यू रख दें तो यहां पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो, अगर इसको तुम साइन में कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो तीनों साइन माइनस के साथ है, सबको इधर घसीट लिया हमने। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 1 और एक 1 ये इधर चला जाएगा, कितने आ जाएंगे, 2। तो यहाँ पे आंसर कुछ ऐसा एक रिजल्ट मिल जाएगा कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी अगर कॉस स्क्वायर के साथ सब कुछ लिखा है तो 1 के बराबर होगा, अगर उसको साइन में कन्वर्ट कर दोगे तो 2 के बराबर होगा। अल्फा बीटा गामा हमको पता है क्या है, एंगल्स है। एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा। तो उस लाइन का या उस पॉइंट का जो डायरेक्शन होगा वो एल एम और एन के बराबर होगा, जो कि खुद कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा के बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये है तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस को पहचानने का यही एक तरीका है कि उन तीनों का स्क्वायर का सम हरदम 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं हो रहा है तो वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं माना जाएगा। क्योंकि इसके बाद हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे अभी, डायरेक्शन रेशियो, जो बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं, ठीक है। बट इन दोनों को डिफरेंशिएट कौन करता है, ये वाला। अगर तीनों का स्क्वायर का सम 1 हो रहा है तो वो डायरेक्शन कोसाइन होगा, नहीं हो रहा है तो वो डायरेक्शन रेशियो होगा। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो दोनों का काम सेम है, डायरेक्शन बताना। 3D स्ट्रेट लाइन में जो भी डायरेक्शन जरूरत पड़ेगा कभी भी तो हम डायरेक्शन कोसाइन के पास जाएंगे, अगर इनसे काम नहीं चलेगा तो डायरेक्शन रेशियो के पास पहुंचेंगे। अब ये डायरेक्शन रेशियो क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे अभी, ठीक है। उसके पहले हमने ये समझ लिया है, इसको पढ़ लिया अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं क्या होता है। बूम, अरे बेइज्जती करा दी यार, बूम, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, बोला गया है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। अब देखो दिमाग लगाओ,
अगर वो एक्स एक्सिस ही है ये, तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा 0, वाई एक्सिस से कितना बनाएगा 90, और जेड एक्सिस से कितना बनाएगा 90। यानी एक्स एक्सिस एंगल 0 यानी cos 0 1, वाई एक्सिस एंगल 90 डिग्री cos 90 0, जेड एक्सिस एंगल 90 डिग्री cos 90 0, यानी कितना आ जाएगा 1 0 0। इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो L की वैल्यू 1, M की वैल्यू 0 और N की वैल्यू 0। अगर y एक्सिस होगा तो y से ही 0 आएगा, और y से 0 मतलब M की वैल्यू इस बार 1 आएगी, तो यानी यहाँ पे L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि x एक्सिस से 90 बनेगा, M की वैल्यू 1 और N की वैल्यू 0। फिर लास्ट में देखो z एक्सिस है, z से 0 बनेगा और 0 cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे L की वैल्यू 0, M की वैल्यू 0 और N की वैल्यू 1 आ जाएगा। ये तुम्हें याद भी रखना है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस 1 0 0 ऐसे, डायरेक्शन y एक्सिस 0 1 0 0 1 0, समझ गए। चल कुछ चीजें और भी लिखी हुई है। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एनी कोऑर्डिनेट एक्सिस आर इक्वल टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सिस। इसका मतलब क्या है, अगर कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो यही होगा जो x एक्सिस का है। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन ये होगा, और अगर कोई लाइन z एक्सिस के पैरेलल है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन ये होगा 0 0 और 1। ये हमने डायरेक्शन कोसाइन एक्सिस का देख लिया है, ठीक है। ये पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट हम पहले क्लियर कर चुके, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन ऐसा होता है। अब ये तीसरा जो है वो पॉइंट नहीं, वो है क्वेश्चन, और तुमको चेक करना है कि क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है। वो सब तो ठीक है, पहले लिखा क्या है ये देखते हैं। देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर विच डायरेक्शन अलोंग्स a 30 डिग्री b 30 डिग्री। कुछ गड़बड़ हो गया है इसमें। गड़बड़ ये हो गया है कि इन्होंने एक्सिस का नाम नहीं दिया कि कौन से एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो इस क्वेश्चन को करना टफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं दिया गया तो इसको चाहो तो हम ही बना दे रहे हैं कि एक्स एक्सिस से इतना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से इतना एंगल बना रहा है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर विद डायरेक्शन एंगल 30 डिग्री 30 डिग्री, एक्स एक्सिस 30 डिग्री, वाई एक्सिस 30 डिग्री। यार क्वेश्चन ये अधूरा है, इसको नहीं करते, नहीं फालतू में इधर उधर हो जाएगा, कुछ भी कुछ इसमें से मिस हो गया है। तो इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अगर ये क्वेश्चन आपको पूरा मिल गया तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम करा देंगे, ठीक है बेटा। इसको अभी रहने देते हैं। ये दोनों क्लियर हो गई बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते क्या है। चलो भाई, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। अभी जो पढ़े थे वो डायरेक्शन कोसाइन था, और ये क्या है डायरेक्शन रेशियो है। हमने पहले ही बताया था डायरेक्शन का काम जो 3D में पड़ेगा वो सिर्फ दो ही लोग दे सकते हैं। पहला डायरेक्शन कोसाइन जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, और अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है डायरेक्शन रेशियो। ये कुछ नहीं, 3 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन जो हमने पढ़ा है अभी ऑफ अ लाइन आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट लाइन। अब ये रेशियो प्रोपोर्शनल क्या है ये बता दे रहा है तुमको। इफ एबीसी आर सच नंबर्स which are proportional to the direction cosine LMN of a line, then ABC are direction ratio of the line। बोला गया है कि अगर एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन L M और N है, एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन L M और N गिवन है, तो अगर तुमको डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है, अगर वो ए बी सी और प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब अगर तुमने एल को ए से डिवाइड किया वो बराबर आएगा, जब तुम एम को बी से डिवाइड करो वो बराबर आएगा जब तुम इनको सी से डिवाइड करो। तो ये जो नीचे आए डिवाइड करने के बाद एल एम एन 3 नंबर थे, उसको तुमने किसी 3 नंबर से ऐसे डिवाइड किया उनका रेशियो बराबर हो गया, तो वो जो नंबर से नीचे आएंगे ना एबीसी, उसी को हम बोलेंगे
डायरेक्शन रेशियोज, यानी DRS। ठीक है, क्या बोलेंगे? DRS। अब ये कैसे आया होगा हम बताते हैं। जैसे मान लो एक नंबर है 1/√3, L की वैल्यू, M की वैल्यू है -1/√3, और MN, L, M और N की वैल्यू है, चलो फिर से 1/√3। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया 1/√3, जो कि इसके बराबर नहीं है, दिख रहा होगा सबको, और उसके बाद 1/√3। ये तीनों अभी तो बराबर नहीं है फिलहाल, और हमको इसको बराबर कराना है, तीनों को बराबर कराना है। ऐसे नंबर से इसको हम डिवाइड करें कि तीनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, और जिस नंबर पे ये बराबर हो जाएंगे वही इसका क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन तो बेटा अभी हमने पढ़ा, निकालना बहुत इजी होता है, एंगल दिया जाता है। तो इसमें हमने दिमाग लगाया कि इसको हम एक काम करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं, फिर इसको बराबर का निशान लगा दिया और इसको हमने -1 से डिवाइड कर दिया, और फिर इसमें भी हमने बराबर का निशान लगा दिया और इसको 1 से डिवाइड कर दिया। 100% सही बात है। अब ये कितना बन गया है? 1/√3। ये भी क्या बन गया है? 1/√3, और ये भी क्या बन गया है? 1/√3। यानी जो नीचे आए हैं पॉइंट्स, जो नीचे आए हैं पॉइंट्स, वो क्या आया है? 1, -1 और 1। तो जिस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 1/√3 -1/√3 और √3 1/√3 है, उसका जो डायरेक्शन रेशियो हो सकता है एक, वो ये हो सकता है 1, -1 और 1। अभी ये नहीं, अभी और सुनिए। अब किसी के दिमाग में आया कि एक बात बताओ गुरुजी, अगर हम यहां 1 ना करके 2 लिख देते तो तब भी तो बराबर हो जाता, ये भी बराबर, ये भी बराबर, और ये भी बराबर। तो हमने कहा हाँ यार ये भी हो सकता है। तो अब तो ये आंसर 2 आ गए यार, 2 -2 2। अब पीछे जो सबसे पीछे बच्चा बैठता है वो चिल्लाया, उसको आज मौका मिल गया बोलने का, क्योंकि वो ये तो समझ में आ गया उसको कि अगर ये तुम 2 लिख रहे हो तो इसको तुम 3 भी लिख सकते हो। तो किसी ने बोला भैया हम 3 लिखेंगे अब यहाँ पे, अब वो 3 लिख दिया। अब उसकी बात भी हमको आज मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो कभी उसने सही आंसर बताया नहीं। उसने पीछे बैठ के उसने ये चमक, उसके आंखों में चमक आ गया था कि यहाँ पे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, रेशियो बराबर आ जाएगा। बट साइन का ध्यान रखना है हमको, एक बात। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड का भी ध्यान रखना है कि सेम होना चाहिए। तो उसने बोला सर एक काम करो तुम ये भी लिखो अब, 3 -3 और 3। हमने कहा चलो ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। अब इससे हमको ये पता चला कि किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो यूनिक नहीं होगा, वो चेंज हो सकता है। 1 -1 1 आ गया, 2 -2 2 आ गया, 3 -3 3 आ गया, और भी बहुत सारे आ सकते हैं। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि उन तीनों डायरेक्शन रेशियोज का जो एचसीएफ है वो 1 रहे। एचसीएफ 1 रहे मतलब जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उसको सब बाहर करते चलते, यानी अगर इसको तुम इस कन्वर्ट करोगे तो फिर यही आ जाएगा, इसको कन्वर्ट करोगे तो फिर यही आ जाएगा। लेकिन कहने के लिए तो है ही है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन रेशियोज, ये बोलने के लिए काफी है। ठीक है, तो इस बात से हमको ये भी पता चला कि डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट यूनिक, वो यूनिक नहीं होते। हाँ, डायरेक्शन कोसाइन यूनिक हो सकता है, क्योंकि देखो जो एंगल बनाएगा वो 30 डिग्री अगर एंगल बनाएगा तो ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा, वाई एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा, तो यही एक लाइन होगा जो 60 और 30 बना सकता है। बाकी जेड एक्सिस से कुछ बना रहा होगा। लेकिन हाँ, इसमें भी दो हो सकते हैं, एक अगर इस साइड जा रहा, दूसरा अगर इस साइड जा रहा, यानी डायरेक्शन कोसाइन दो हो सकते हैं, प्लस माइनस, सेम मैग्नीट्यूड प्लस के साथ और सेम मैग्नीट्यूड माइनस के साथ। लेकिन डायरेक्शन रेशियोज डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, 4 5 6 10 15 इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन जो हम डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे वो कोशिश यही करते हैं कि कैसा हो वो, इसका एचसीएफ 1 हो, वही फाइनल माना जाता है। ठीक, या फिर वही हम क्वेश्चन में यूज करते हैं। चलो, उम्मीद करते हैं ये डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, एक्चुअली बेसिक चीजें इस पे क्या हो यूज करते हैं। ठीक है,
एक बात और हम इसमें बोलना चाहेंगे, देखते हैं शायद नेक्स्ट पेज में मिल जाए शायद वो बात, वो ये बात नहीं मिल पा रही है, चलो ठीक है कोई नहीं, लिख मिल गया। देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट यूनिक, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज यूनिक नहीं होंगे, नंबर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर यूनिक, जो कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। फिर से वही बात है, अगर डायरेक्शन कोसाइन है और डायरेक्शन रेशियो है तो दोनों का चेक करने का एक ही तरीका है, क्योंकि दिखते एक ही जैसे हैं, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दिखते एक ही जैसे हैं, दोनों को चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनके अगर डायरेक्शन कोसाइन होगा तो तीनों का स्क्वायर का सम क्या होगा, 1 होगा, और अगर ये डायरेक्शन रेशियो होगा तो इन तीनों का स्क्वायर का सम 1 नहीं होगा। अब ये बोलना गलत है कि 1 नहीं होगा, क्योंकि जब 1 हो जाएगा तो डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा, अब उसको तुम डायरेक्शन रेशियो भी बोल सकते हो, डायरेक्शन कोसाइन भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों का काम ही डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस एंगल अल्फा 120 डिग्री विद अ वाई एक्सिस ऑफ एंगल 60 डिग्री, देन फाइंड द एंगल मेड बाय द लाइन जेड एक्सिस। अब ध्यान से देखो, इन्होंने तो कुछ उल्टा ही पूछ लिया है, हमें लगा शायद इन्होंने जेड से भी एंगल दिया गया होगा तो कॉस थीटा पूछेगा, बट इन्होंने गलत पूछ लिया है। अब ये बोल दो, तुम मान लो कि भैया ये एक लाइन है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है 120 डिग्री, वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है 60 डिग्री, और जेड एक्सिस से तुम खुद मान लो कि कितना एंगल बना रहा, थीटा, हमने खुद मान लिया है कि वो थीटा एंगल बना रहा है। अब देखो एल की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस 120 डिग्री, कॉस थीटा यानी कॉस 120 डिग्री, एम की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस 60 डिग्री, और एन की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस थीटा, ठीक है। अब हमको पता है कि कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होगी -1/2, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2, और इसको हमने कॉस थीटा ही माना, या फिर इसको हमने एन ही मान के रखा। कॉस थीटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमसे एंगल पूछा गया है, एंगल पूछा गया है। तो अब ये डायरेक्शन कोसाइन हमने लिखा है, हमको एक चीज ये भी पता रहता है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर होगी, एल की वैल्यू क्या है 1/2 का स्क्वायर 1/4, एम की वैल्यू √3 यानी 3/4, और प्लस इसको एन ही मान लिया हमने बराबर 1, ये कितना आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3, हाँ 4 से 4 कैंसिल, 1 आ जाएगा, 1 से कैंसिल, एन स्क्वायर बराबर 0, और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब एन 0 मतलब क्या हुआ, पॉसिबल ही नहीं होगा ऐसा, बात समझ में आए क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एन कॉस थीटा, नहीं थीटा 90 हो जाएगा ना, हाँ एन बराबर कॉस थीटा, थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तभी आंसर कितना आ रहा 0 आ रहा, तो यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमने देखा cos थीटा इज इक्वल टू एन, और एन की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। बात समझ में आया क्या बेटा, चल ये क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q, ठीक है, ये तुमको पढ़ना है आज, इसको हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है, 2-3 चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ज्यादा लेक्चर ज्यादा ज्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, उसके बाद ये दोनों लेक्चर में है, और फिर ये बस, उसके बाद क्वेश्चन है, उसके बाद हम स्ट्रेट करेंगे लाइन, यहाँ के बाद फिर से स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये 2-3 चीजें हैं जो नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करेंगे, ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, थैंक यू।